हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग बोर के नियम पे फाइंड स्ट्रक्चर कांस्टेंट वास्तविक संरचना स्थिरांक या सटीक संरचना स्थिरांक का स्टडी करने जा रहे हैं। ये सीबीएसई और अदर बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो एनसीईआरटी में भी इसके बारे में इंडिकेट किया गया है। तो सबसे पहला चीज हम आपको ये बताना चाहेंगे कि पिछले टॉपिक में आपने पढ़ा था हाइड्रोजन के लिए, फॉर हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन के लिए स्पीड का वैल्यू आपने निकाला था। हाइड्रोजन के लिए जो इलेक्ट्रॉन है उसके फर्स्ट ऑर्बिट में आपने स्पीड का वैल्यू फाइंड किया था और वो स्पीड का वैल्यू था 2 पाई के ई स्क्वायर डिवाइड बाई एच, जिसका आपने सॉल्यूशन किया था 2.2 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। हमने क्या कहा था? हमने ये कहा था कि ये जो वैल्यू है 1/137 पार्ट है स्पीड ऑफ लाइट के, मतलब 3 गुना 8 मीटर पर सेकेंड के। तो अब इधर देखिए, ये 1/137 इंटू आप ये स्पीड ऑफ लाइट को हम लोग c से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो वैल्यू आपको इधर चल रहा है 2 पाई के ई स्क्वायर डिवाइड बाई एच। अब इसके बाद थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये जो आपको 1/137 की वैल्यू, अब इधर देखिए, तो ये c को यदि आप इधर ला देते हैं 2 पाई के स्क्वायर डिवाइड बाई सी एच इज इक्वल टू 1/137। दिस इज द फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट। यही जो 1/137 है, ये जो है फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट कहा जाएगा। इट इज डिनोटेड बाई अल्फा। इसको हम अल्फा से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अल्फा का अगर कोई वैल्यू पूछे, न्यूमेरिकल वैल्यू, तो ये 1/137 है। तो अब इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो ये अल्फा का न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया। अब जैसे अब इसके बाद तो for nth orbit हाइड्रोजन एटम, आपने जो वेलोसिटी का वैल्यू फाइंड किया था वो उसमें n था। जैसे अभी आपने देखिए थोड़ा ध्यान से, तो nth ऑर्बिट के लिए आपने वेलोसिटी का जो वैल्यू फाइंड किया था वो 2 पाई के ई स्क्वायर डिवाइड बाई NH, ये इक्वेशन है। और अभी आपको जो वैल्यू मिला 2 पाई के ई स्क्वायर डिवाइड बाई सी एच इज इक्वल टू अल्फा। ऐसा करते हैं हम कि यहां से हम h का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो आप h का वैल्यू फाइंड कर ले 2 पाई के ई स्क्वायर डिवाइड बाई सी इंटू अल्फा इज इक्वल टू एच स्क्वायर है, इसको इक्वेशन 2। अब इस एच का वैल्यू 2 फ्रॉम 1 एंड 2, पहले और दूसरे से v इक्वल टू 2 पाई के ई स्क्वायर डिवाइड बाई एन। एच का ये वैल्यू 2 पाई के ई स्क्वायर डिवाइड बाई सी अल्फा। तो लगता है ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू ऊपर चला जाएगा सी अल्फा डिवाइड बाई एन। सी मतलब स्पीड ऑफ लाइट, एन माने नंबर ऑफ ऑर्बिट, और अल्फा का वैल्यू जो है 1/137। तो अब आपको
किसी भी हाइड्रोजन एटम के लिए nth ऑर्बिट का अगर आपको एनर्जी निकालना हो फॉर nth ऑर्बिट, तो अब आप देख लीजिए थोड़ा ध्यान से, V इज इक्वल टू, आप चाहें तो ये हो गया 3 × 10⁸ डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑर्बिट n इंटू अल्फा का वैल्यू 1/137। मतलब जिस ऑर्बिट के लिए आपको स्पीड पता करना हो इलेक्ट्रॉन का, बड़ा अच्छा फॉर्मूला यहाँ से मिला कि उतना बड़ा कैलकुलेशन ना करके आप केवल इसमें नंबर ऑफ ऑर्बिट आप यूज कर लेंगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगा। उस ऑर्बिट के लिए आपको ये वैल्यू प्रोवाइड कर देगा हाइड्रोजन में। अब जैसे एक चीज ध्यान रखेंगे आप कि अभी हमारे पास जो है, ये आपने देखा, ये वेलोसिटी पता किया गया। अल्फा क्या है? अल्फा एक बार फिर से सुनेंगे ध्यान से, जैसे v बराबर 2π² डिवाइड बाई h, इसका वैल्यू आपने न्यूमेरिकल में पहले आपने प्रूफ किया है 2.2 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड, जिसके बारे में हमने बताया था कि ये स्पीड ऑफ लाइट के लगभग 1/137वां पार्ट है। तो हमने ये कहा कि अब ये स्पीड ऑफ लाइट को आपने c मान लिया, तो इस c को आप इधर डिवाइड कर दिए। जब आप डिवाइड कर दिए और इसको जब आप डिवाइड कर दिए, तो ये जो परफेक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू है इसको अल्फा सपोज किया गया। मतलब इसका वैल्यू जो आएगा वो 1/137 आएगा हमेशा। तो ये 2πk² /ch ये अल्फा का वैल्यू हो गया। अब ये आप nth ऑर्बिट के लिए हाइड्रोजन का एटम का वेलोसिटी पता करने जा रहे हैं। ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट के लिए। तो जब आप पता ये करने जा रहे हैं तो v बराबर 2πk² /nh आपने प्रूफ किया है। ये प्रूफ अर्लियर, पहले आपने प्रूफ किया है, देखिएगा, प्रूफ अर्लियर माने शुरू में आपने इसको प्रूफ किया है, पहले प्रूफ किया गया, इसका मतलब है। और ये nth ऑर्बिट में इनवा कक्ष में हाइड्रोजन एटम के आपने वेग निकाला है इलेक्ट्रॉन का इतना। तो अब देखिए थोड़ा ध्यान से, तो ये है। अब इसमें इसको आप ये प्रूफ किया आपने, पहले आपने प्रूफ किया है, पहला ये प्रूफ किया हुआ है। अब ये थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे कि जैसे 2πk² /ch का वैल्यू अल्फा कहां से, तो वहां से। तो यहां से आपने किया क्या कि यहां से आपने h का वैल्यू निकाल लिया और h का वैल्यू आप यहां पे पुट कर लिए। पुट करने के बाद ये आया v का वैल्यू c/n अल्फा, तो c का वैल्यू 3 × 10⁸, n का वैल्यू नंबर ऑफ ऑर्बिट है और अल्फा आपको मालूम है 1/137। कितना आसान फॉर्मूला ये प्रोवाइड करता है। अब इसके बाद थोड़ा सा ध्यान देंगे, जैसे कि हमने ये कहा, जैसे अब एक और चीज है, आपको ये भी मालूम है कि एनर्जी की बात करते हैं तो एनर्जी में आपको एनर्जी का जो फॉर्मूला आपको याद होगा, तो एनर्जी जो हम लोगों ने पीछे क्लास में प्रूफ किया था वो था -2π² mk² e⁴ डिवाइड बाई n² और h²। ये हमारा जो था वो एनर्जी का फॉर्मूला था -2π² mk² e⁴ n² और h²। ये जो आपको पता चल रहा है इसमें क्या है, ये हाइड्रोजन के लिए था, ये भी है फॉर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के लिए एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा है। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे आप, तो ये आपको मिला था। तो जब इसको भी आप अल्फा के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, जब आप कन्वर्ट करेंगे तो ये एनर्जी -2π² mk² e⁴ डिवाइड बाई n² और h का वैल्यू आपने जो वहां पे निकाला है वो 2πk² डिवाइड बाई c अल्फा का होल स्क्वायर, ये आपने h का वैल्यू निकाला है। e का वैल्यू -2π² mk² e⁴ n², 2 का स्क्वायर 4 y²
के स्क्वायर ई का पावर यहाँ 4 डिवाइड बाई सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर। हमको लगता है ये के स्क्वायर ई टू द पावर 4 कैंसिल हो जाएगा, ये पाई स्क्वायर से ये पाई स्क्वायर में कैंसिल हो जाएगा और ये 2 से 4 दो बार में कट जाएगा। ई का वैल्यू जो मिल रहा है वो माइनस मिला, माइनस में m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, बाकी यहाँ कुछ बचा नहीं, ये ऊपर चला जाएगा। सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाई यहाँ 2 बचा है और n स्क्वायर बचा है। अब जरा देखिए m मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻31 kg, c का मतलब आप चाहें तो स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ का स्क्वायर कर लेंगे। अल्फा का वैल्यू 1/137 लिख दीजिए, 2 समझ ही रहे हैं, n नंबर ऑफ ऑर्बिट जो है इसको रख दीजिए, इससे भी आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। इसी तरह से आप लोग करेंगे क्या, आपको हम एक क्वेश्चन देंगे जिसमें आप जो एनर्जी डिफरेंस आपने फाइंड किया था E2 माइनस E1 करके, उसमें जब आप एनर्जी डिफरेंस आप फाइंड किए थे तो उसमें उसको भी आपको अल्फा के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो अभी आपने जो देखा इस -2π² और m k स्क्वायर e टू द पावर 4 n स्क्वायर h स्क्वायर, इसमें भी आपने h का वैल्यू रख दिया। रखने के बाद ये भी जो है एनर्जी जो मिला ये भी फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट मतलब वास्तविक संरचना स्थिरांक के रूप में मिला है। अभी तक हमने ये पढ़ा। अब हम लोग इसके बाद जो पढ़ना है हम लोग को टॉपिक वो डी ब्रोगली पर, ये न्यूमेरिकल अभी हम लोग बनाएंगे। इस न्यूमेरिकल में लिखा हुआ है, क्वेश्चन इंग्लिश में लिखा हुआ है, हिंदी में बोल दे रहे हैं हम कि व्हाट इज द क्लोजेस्ट अप्रोच डिस्टेंस, क्लोजेस्ट अप्रोच निकालना है, निकालना व्हेन ए 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रोटॉन जो पीछे वाले क्वेश्चन में आपने अल्फा को बम्बार्ड किया था, प्रोटॉन अप्रोचेज ए गोल्ड न्यूक्लियस, गोल्ड पर है। थोड़ा सा क्वेश्चन ध्यान देंगे। हिंदी में क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वो निकटतम दूरी ज्ञात करें, आप निकालें जिससे कि जबकि 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले प्रोटॉन को हम सोना के नाभिक पर विस्फोट करते हैं। तो हमने ये कहा कि जैसे हमने ध्यान देंगे आप कि अगर गोल्ड की बात करते हैं, गोल्ड सॉल्यूशन फॉर गोल्ड, तो गोल्ड माने सोना के लिए आपको मालूम है कि जेड का वैल्यू 79 होता है, ये चीज ध्यान रखिए आप। तो जेड जब 79 होता है तो न्यूक्लियस, तो जेड का होगा प्लस जेडी, और यहां से आप अल्फा को फेंक रहे थे पहले, लेकिन अभी कह रहे हैं कि प्रोटॉन फेंक रहे हो आप, एक प्रोटॉन। तो एक प्रोटॉन का जो चार्ज होता है शायद आपको याद होगा कि प्लस ही होता है। अल्फा फेंक रहे थे तो +2e था और इसको फेंके थे तो प्लस ही। तो ये कह रहा है कि निकटतम दूरी क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होगा, तो ये अल्फा को आपने कौन सा एनर्जी दिया था, तो याद होगा काइनेटिक एनर्जी, जिसको आप लिखते हो 12 mv²। अब ये ध्यान रखेंगे आप कि जब ये 12 mv² आपने इसको दिया तो ये जो है आगे जाके ये काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है स्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में, स्थैतिक स्थितिज ऊर्जा में। तो ये यहाँ पे आके कन्वर्ट हो गया, तो यहाँ आखिर आया कौन, तो प्लस ही आया। इनके बीच का हमको क्लोजेस्ट अप्रोच निकालना है, मतलब R0 निकालना है। तो अब जो देखिए इसमें उसमें अंतर क्या था कि वहां आपने +2e फेंका था और यहाँ प्रोटॉन मतलब +e गया है, तो ये भी प्लस और ये भी प्लस, रिपल्सन होकर पीछे तो लौटेगा। इसका क्लोजेस्ट अप्रोच मतलब R0 निकालना है। आपने काइनेटिक एनर्जी यहाँ से दिया और यहाँ पे आके स्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है, ये आप याद रखेंगे, स्टैटिक का है, इलेक्ट्रोस्टैटिक है। तो अब देखिए अभी हमने ये कहा तो आपने कितना एनर्जी दिया, 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये काइनेटिक एनर्जी आप देते हैं, याद होगा। पीछे वाला क्वेश्चन 7.7 पे बनाए थे, प्रोटॉन के लिए नहीं बनाए थे, वो अल्फा पार्टिकल के लिए बनाए थे। अच्छा इधर देखिए 5 मेगा के लिए 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए 1.6 × 10⁻90 जूल। बार बार हम बताएं इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी एनर्जी का यूनिट है। 16 × 5 = 80,
8.0 इंटू 10⁻19 में से 6 गया तो -13 जूल। कैलकुलेशन अपना अपना होता है, जिस तरह से आप करें। कोई इसको पूरा वैल्यू भी पुट कर देगा, उससे भी आसान, थोड़ा सा जल्दी 1-2 स्टेप होगा शायद। वो जिस स्टेप से चल दिया उसी स्टेप से चला दिया। अब यह देखिए, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ये इनिशियल है, समझेंगे, और ये फाइनल स्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, शॉर्ट में लिख रहे हैं, समझ रहे हैं आप। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल स्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, कन्वर्सन हाफ mv²। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R होता है। क्लोजेस्ट अप्रोच R0 निकालना, V है ये। हाफ mv² इज इक्वल टू 1/4πε0। Q1 के जगह क्या है, प्लस E। Q2 के जगह क्या है, प्लस JD। गोल्ड के लिए Z का वैल्यू 79 होता है। क्लोजेस्ट अप्रोच डिस्टेंस R के जगह क्या है, R0 जो निकालना है, तो R0 को आप वहां भेज दीजिए। 1/4πε0 ZE² डिवाइड बाई R0 यहाँ, हाफ mv² यहाँ, जैसा कि पीछे फॉर्मूला भी मिला। R0 निकालते 1/4πε0 का वैल्यू 9 × 10⁻9, Z का वैल्यू गोल्ड के लिए 79, E का वैल्यू 1.6 × 10⁻19 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई हाफ mv² की बात कर रहे हैं। हाफ mv² मतलब ये 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको आपने ये लिखा है 8.0 मतलब 8 × 10⁻30। आप अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 9 × 79 लगभग 711 आएगा, और ये 711 गुना 10⁻9, ये 16 का स्क्वायर होगा 2.56, 19 दूनी 38, R0 711 और 2.56 को मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 1820.16 आएगा। 38 में से 9 गया तो -29 बचेगा। $1820.16 को अगर आप 8 से डिवाइड करते हैं तो ये 227.52 आएगा। 29 में से 13 घटेगा, 10⁻−16, ये यूनिट मीटर होगा इसका। डेसिमल को 2 डिजिट उधर ले जाइए लेफ्ट में, 2.2752, 2 उधर ले गए तो -16, ये -14 मीटर हो जाएगा। क्लोजेस्ट अप्रोच मिला। R0 इज इक्वल टू, आप चाहे तो इसको 2.2 की जगह 3 लिख सकते हैं, इंटू 10⁻−14 मीटर। ये इसका आंसर हो गया कि जब अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन को अलग अलग हम लोग गोल्ड फॉइल पर बम्बार्ड करते हैं, अल्फा पार्टिकल एंड प्रोटॉन आर बम्बार्डेड सेपरेटली टू ए गोल्ड फॉइल, separately to a gold foil, then we find that they reaches the same distance of closest approach. Then what is the relation between kinetic energy of alpha particle and proton? Initial kinetic energy. थोड़ा सा ध्यान देना, ये क्वेश्चन क्या कहता है कि जब अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन को हम अलग अलग सोने के पत्र पर विस्फोटित करते हैं, तब हम ये पाते हैं कि दोनों बराबर निकटतम दूरी पर प्राप्त होते हैं। सोने के साथ न्यूक्लियस के साथ बराबर दूरी पर मिलते हैं, क्लोजेस्ट अप्रोच इनका बराबर होता है। देन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन, तब उनकी रिलेशन बिटवीन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड प्रोटॉन, तब उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है अल्फा पार्टिकल
और प्रोटॉन के जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है उसके बीच का रिलेशन मतलब संबंध क्या होगा, यही आपको पता करना है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। इसका सॉल्यूशन, सबसे पहले दोनों को गोल्ड फॉइल पर ही बम्बार्ड किया गया है। ये प्लस जेडी, गोल्ड फॉइल पे जब आप बम्बार्ड करते हैं तो पहले हम अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड करते हैं, और अल्फा पार्टिकल, तो अल्फा पार्टिकल को आप बम्बार्ड करते हैं तो आप थोड़ा सा ध्यान देंगे आप, तो अगर आप यहां से अल्फा को फेंकते हैं तो अल्फा फेंकने का मतलब है कि आप यहां से प्लस 2 फेंके जेडी पर। आप यहां से काइनेटिक एनर्जी दिए, सपोज कीजिए आपने ई अल्फा दिया, ये यहां से जाता है, जाने के बाद ये यहां क्लोजेस्ट अप्रोच पे आता है और ये ई अल्फा जो है पोटेंशियल एनर्जी अल्फा में कन्वर्ट हो जाता है, और इसके बीच का ये रिलेशन जो ये आर नॉट क्लोजेस्ट है। ऐसा ये कहा कि पहले आपने बम्बार्ड किया अल्फा को गोल्ड पर, और फिर कहा कि प्रोटॉन को आपने बम्बार्ड किया। तो जब आप प्रोटॉन को बम्बार्ड करते गोल्ड पर ही, तो ये भी ध्यान देंगे ये गोल्ड है तो प्लस जेडी, प्रोटॉन को बम्बार्ड करते हैं तो मान लीजिए कि प्रोटॉन कहने का मतलब प्लस ही, यहां से आप प्रोटॉन को काइनेटिक एनर्जी दिए, सपोज कीजिए ईपी, ये मूव करता है और ये क्लोजेस्ट अप्रोच में यहाँ पे जाता है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे प्रोटॉन का होता है। कहता क्या है कि दोनों का क्लोजेस्ट अप्रोच सेम है, तो ये आर नॉट इसका भी उतना ही है जितना इसका है उतना ही इसका है। तो कह ये रहा है कि दोनों की काइनेटिक एनर्जी के बीच का संबंध मतलब रिलेशन क्या होगा। तो अब थोड़ा सा ध्यान देंगे आपको शायद याद होगा कि अब ये इसका इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो छोड़ दीजिए, इसको ये अल्फा ही छोड़ दीजिए। पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर नॉट ई अल्फा। 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 की जगह इसका है प्लस 2e, यहाँ प्लस 2e आया है, प्लस 2e, Q2 की जगह वहां प्लस जेडी है। दोनों के बीच का जो अप्रोच है जो क्लोजेस्ट है वो आर नॉट है। यहां से ऐसा कीजिए आर नॉट निकाल लीजिएगा, इधर चला जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 जेडी स्क्वायर डिवाइड बाई ई अल्फा। पहला इक्वेशन। अब हम प्रोटॉन के लिए बनाते हैं, तो प्रोटॉन के लिए काइनेटिक एनर्जी जो है बाद वाले पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। इसके काइनेटिक एनर्जी को आप ईपी मान लीजिए, माने ही है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 के लिए यहाँ पे चार्ज जो आया होगा वो प्लस ही है, यहाँ से प्लस जेडी है आर नॉट। मल्टीप्लाई कीजिए जेडी स्क्वायर बाई आर नॉट, इसको आप उधर भेज दीजिए, और उसको इधर ला दीजिए। आर नॉट वहां है, ईपी को यहां, दोनों आर नॉट को बराबर कर देते हैं। ये भी आर नॉट, क्योंकि दोनों का क्लोजेस्ट अप्रोच सेम है,
1/4πε0 इंटू 2ZE² डिवाइड बाई ई अल्फा, और ये है 1/4πε0 ZE² डिवाइड बाई EP, ये कैंसिल, ZE² कैंसिल। ऐसा करते हैं कि ई अल्फा को यहाँ भेज देते हैं और EP को यहाँ भेज देते हैं। 2 इंटू EP इज इक्वल टू ई अल्फा, तो ई अल्फा का जो वैल्यू मिला वो 2 इंटू EP मिला। एक बार फिर से इसको ध्यान से देख लेंगे आप। जैसे क्वेश्चन में क्या है कि जब अल्फा पार्टिकल और एक प्रोटॉन को सोना के गोल्ड के फॉइल पर पतले पन्नी पर इस प्रकार फेंका गया कि दोनों का क्लोजेस्ट अप्रोच निकटतम दूरी बराबर हो, तो उनके फेंकने का जो प्रारंभिक काइनेटिक एनर्जी, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा जो है के बीच का क्या संबंध होगा, यही आपको पता करना है। तो अल्फा के लिए आपने +2e से फेंका तो ये यहां तक आया, +2e से आया, +2e आया, क्लोजेस्ट अप्रोच इसका r0 मान लिए। अब देखिए इसका काइनेटिक एनर्जी शुरू का ई अल्फा माने, पोटेंशियल एनर्जी Pe माने। अच्छा, अब इसको आपको कहा कि प्रोटॉन को फेंको, तो प्रोटॉन को भी ऐसा फेंको कि उसका क्लोजेस्ट अप्रोच सेम हो जाए। तो सेम हो जाए मतलब कि आपने इसको फेंका कि आपका इसका भी क्लोजेस्ट अप्रोच सेम हो जाए। तो आपने शुरू में क्या एनर्जी इसको दिया, क्या एनर्जी इसको दिया, ये दोनों के कंपैरिजन में क्या वैल्यू है, यही आपको पता करना था। तो अब क्या था, ई अल्फा इज इक्वल टू Pe अल्फा, आप यहाँ पे देख लीजिए। और देखने के बाद आपको मालूम ये चलता है कि ई अल्फा को छोड़ दीजिए, ई अल्फा क्योंकि इसका रिलेशन भी पता करना है 1/4πε0 Q1 Q2/r नॉट, इसका डिस्टेंस के लिए था फॉर्मूला। तो Q1 की जगह ये, Q2 की जगह ZE/r0, यहाँ से आपने r0 निकाल लिया। उसी तरह से इसका भी काइनेटिक एनर्जी बाद के पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है, तो इसको भी रिलेशन निकालना है, छोड़ दीजिए आप। काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन निकालना है, इसको इसी तरह छोड़ दीजिए। 1/4πε0 Q1 की जगह +E, Q2 की जगह +ZE है, डिस्टेंस क्या है r0। अब इसके बाद यहाँ से r0 निकाल के दोनों को बराबर कर दिए, तो ई अल्फा बराबर मिला 2EP। मतलब अल्फा का जो गतिज ऊर्जा है, काइनेटिक एनर्जी है, वो अल्फा का वो प्रोटॉन के डबल है, प्रोटॉन के काइनेटिक एनर्जी के ये डबल है अल्फा का। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन को हम लोग हिंदी में बोल रहे हैं, और वैसे PDF तो हम भेजे ही हैं हिंदी में इंग्लिश में दोनों लिख के। क्वेश्चन लिखने का वैसे जरूरत नहीं था, लेकिन बाकी जो जिनके पास नहीं हो वो कैसे लिखेंगे, इसी के लिए लिख दे रहे हैं और हिंदी में बोल भी दे रहे हैं। और ऐसे इस टाइप के लिए दो वीडियो बनाना अच्छा नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि इसमें तो कुछ ज़्यादा लैंग्वेज है नहीं, आसान भी है। तो हमने ये कहा थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसको हिंदी में भी समझ लीजिए। इन्हें हेड ऑन कॉलिजन, हेड ऑन कॉलिजन हमारे सामने सामने का हेड ऑन कॉलिजन आता है, ठीक है। तो हेड ऑन कॉलिजन की बात हो गई बिटवीन अल्फा पार्टिकल एंड गोल्ड न्यूक्लियस। अल्फा पार्टिकल जो आपने बम्बार्ड किया और ये गोल्ड न्यूक्लियस पे आपने बम्बार्ड किया, विस्फोट किया। द क्लोजेस्ट अप्रोच डिस्टेंस इज 41.3 फर्मी। कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। अब सुनिए बात को ध्यान से, ये क्वेश्चन क्या है, हेड ऑन कॉलिजन। अच्छा एक चीज ध्यान रखिए, ये सोच सकते हैं आपकी, ये तो कह रहे हैं कि हेड ऑन कॉलिजन, कॉलिजन का मतलब टकराना ही नहीं होता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग एक पॉइंट यहाँ पे बता रहा है, जिसको आपको 11th में जानना भी था। ये कॉलिजन क्या है? कॉलिजन का मतलब ये हिंदी में संघट बोलते हैं। कॉलिजन का मतलब टकराना ही नहीं होता है। अगर कहीं मोमेंटम चेंज को, फिजिक्स के लैंग्वेज में मोमेंटम चेंज को भी कॉलिजन कहते हैं। अगर किसी दूसरे इफेक्ट के चलते अगर मोमेंटम का डायरेक्शन भी चेंज कर जाए तो वो उसके लिए कॉलिजन भी कहा जाता है। तो अब जैसे इस चीज को आप समझ सकते हैं, जैसे मान लिया जाए कि ये न्यूक्लियस है गोल्ड का, जिसके लिए जेड का वैल्यू आप जानते हैं 79 होता है गोल्ड के लिए। क्वेश्चन में गोल्ड दिया है, इसको हिंदी में बोल रहे हैं, तुरंत क्वेश्चन को समझा रहे हैं। अब यहां से देखिए आप प्रोटॉन, आप अल्फा पार्टिकल, प्रोटॉन नहीं अल्फा पार्टिकल को आप बम्बार्ड किए। अल्फा पार्टिकल मतलब +2e चार्ज लेके गया और ये यहां से गया ऐसे। अब यहां से ये तो लौटा, तो देखने से मालूम चलता है कि डायरेक्शन भी चेंज किया, मोमेंटम चेंज कर दिया। तो इसीलिए इसको हेड ऑन कॉलिजन, मोमेंटम चेंज को भी फिजिक्स के लैंग्वेज में हम लोग हेड ऑन कॉलिजन का नाम दे सकते हैं।
अब एक चीज थोड़ा ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे जो +2e है और ये क्लोजेस्ट अप्रोच जो दिया यहाँ पे R0। क्वेश्चन को थोड़ा समझिए। अब ये यहाँ पे लिखा है जब अल्फा पार्टिकल और सोना का जो नाभिक है उनके बीच में शीर्षस्थ संघट होता है, संघट मेंटक, और उनके लिए निकटतम दूरी 41.3 फर्मी प्राप्त होती है। फर्मी का मतलब 10⁻⁻15 होता है, ये याद रखेंगे। तो उसका एनर्जी आपको अल्फा पार्टिकल का एनर्जी प्राप्त करना है, निकालना है। तो एनर्जी तो हम यहाँ से आराम से ऐसे एनर्जी हम जो डिवाइड प्रोवाइड किए, ये एनर्जी हम निकाल सकते हैं। तो ये एनर्जी जब आप निकालेंगे, ठीक है, तो ये एनर्जी यहाँ के पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्चुअली समझना हर बातों को बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए चीज को ध्यान से, हर चीजों को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाया गया है। और आगे भी अगर लॉकडाउन के बाद अगर बैच खुलता है तो ऐसा नहीं है कि इन चैप्टर को पढ़ाया नहीं जाएगा, हाँ थोड़ी सी जल्दी प्रयास की जाएगी। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे एक चीज अच्छी तरह से। जैसे अब यहाँ पे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की बात करें हम, प्रारंभिक गति जो है, और ये बात का पोटेंशियल एनर्जी, स्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। मान लीजिए आपने ई दिया, जो आपको ई फाइंड करना। अच्छा एक चीज R0 का वैल्यू यहाँ दिया है, इतना है 41.3 फर्मी। क्लोजेस्ट अप्रोच दिया है 41.3 फर्मी का मतलब होता है 10⁻⁻15 मीटर एक फर्मी है। तो ये काइनेटिक एनर्जी हुआ। पोटेंशियल एनर्जी की बात करें हम, बाद वाली यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी है 1/4πε0 Q1। Q1 की जगह क्या है +2e, Q2 की जगह क्या है +ZE, 2 है ये और ये Z है। क्लोजेस्ट अप्रोच कितना R0। पता तो आपको एनर्जी ही करना है, ठीक है, एनर्जी निकल रहा है 1/4πε0 का वैल्यू आप 9 × 10⁹ लिख सकते हैं। ये वैल्यू आएगा 2ZE² डिवाइड बाय R0 का वैल्यू क्या है, तो 41.3 × 10⁻⁻15 लिख सकते हैं आप। ई का वैल्यू 9 दूनी 18 गुना 10⁻9, 18 चला गया जेड, सोना के लिए 79। ई का वैल्यू 1.6 × 10⁻90, ई का स्क्वायर है इसका भी स्क्वायर, डिवाइड बाय 41.3 × 10⁻15। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो ये 8.814 × 10⁻30 जूल आएगा। इसको आप मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखिए मेगा को कन्वर्ट करना, तो मेगा को चेंज करना, आगे बढ़ाना, तो 10⁻6 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब मेगा लाना हो तो 10⁻6 से डिवाइड करेंगे। मेगा हो गया। इलेक्ट्रॉन वोल्ट लाना हो तो 1.6 × 10⁻19 से करेंगे। तो ये इससे डिवाइड किए मेगा हो गया और इससे डिवाइड किए तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। 19 में से 6 गया तो 13 होगा। तो इसका मतलब है कि ये दोनों मिला के ये 13 खत्म, और 8.814 को 1.6 से डिवाइड कीजिएगा तो लगभग 5.51 आएगा। बगल में होगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये जो एनर्जी हुआ वो तो आसान है, इसको आप देख सकते हैं, समझ में भी आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अभी हम लोग इस न्यूमेरिकल को बनाएंगे जो इम्पैक्ट पैरामीटर से रिलेटेड है। इसमें क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन ये कहता है कि कैलकुलेट इम्पैक्ट पैरामीटर ऑफ 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड बाय 10 डिग्री व्हेन इट अप्रोचेज ए गोल्ड न्यूक्लियस। इसमें 5 डिग्री 5 डिग्री का वैल्यू दिया है 11.43। इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे। मतलब ये कह क्या रहा है कि जब आप एक अल्फा कण को 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के एनर्जी से आप गोल्ड न्यूक्लियस पे विस्फोट करते हैं, सोने के नाभिक पे विस्फोट करते हैं, तो वह
10 डिग्री के कोण से प्रकीर्णित हो जाता है। तो इसका मतलब है कि उसका पूछ रहा है कि उसका संघट प्राचल क्या होगा, इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होगा, यही इसका हिंदी वर्जन है। तो अब ये देखिए इसमें गिवन क्या है। तो सबसे पहले आपके लिए जो आप विस्फोटित करते हैं तो उसके लिए एनर्जी दिया है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब एनर्जी, और ये कौन सा एनर्जी होगा तो आप जानते हैं कि ये काइनेटिक एनर्जी होगा, और वो दिया है 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको आप कन्वर्ट भी कर सकते हैं, कर ही लीजिए। 5 मेगा माइनस 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसको छोड़ दीजिए यहीं पर, इसी को डायरेक्ट रख दीजिएगा। अब इसके बाद थीटा दिया है, डिफ्लेक्शन है 10 डिग्री। संघट प्राचल मतलब कि इम्पैक्ट पैरामीटर निकालना है। बी का वैल्यू याद होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेडी स्क्वायर cot θ/2 डिवाइड बाय इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल मतलब काइनेटिक एनर्जी। अब इसके बाद देखिए, अब इसका वैल्यू आपको सॉल्व करना है। तो आपको गोल्ड न्यूक्लियस पे डाले हैं तो जेड का वैल्यू आप जानते हैं कि 79 होगा। बी का वैल्यू निकालना है 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट 9 × 10⁻9, जेड का वैल्यू 79, ई का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻90 स्क्वायर और थीटा का वैल्यू 10 डिग्री बाई 2। काइनेटिक एनर्जी 5 इंटू 10⁻6 इंटू 1.6 यहाँ से 10⁻⁻90 पूरा का पूरा एक कट गया। अस्सी गुना 9 लगभग 711 आया था। उसी तरह से आप सॉल्व कीजिए। 9 इंटू 10 का पावर 9 में से 6 चला गया, 10 का पावर 3 विधि 5, ये पूरा इधर से खत्म, इसका काम खत्म। 79 उधार लीजिए इधर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 एक 2 बचा। यहाँ कॉट बच रहा है 5 डिग्री 9 गुना 10 का पावर 3 5 79 इंटू 1.6 माइनस 10⁻⁻90 और 5 डिग्री का वैल्यू दिया है क्वेश्चन में ही गिवन 11.43। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 2.6 इंटू 10⁻⁻13 मीटर। एक बार फिर थोड़ा सा देर देंगे। इसका गोल्ड पॉइंट पे जेड का 79, काइनेटिक एनर्जी 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 5 मेगा के लिए 10 का पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का यूनिट। बार बार बताते हैं जो कन्वर्ट हो जाता है यहाँ से जूल में, इतना से मल्टीप्लाई। थीटा दिया है 10 डिग्री, बी निकालना है। बी का फॉर्मूला 1/4 पाई जेड स्क्वायर कॉट θ/2 काइनेटिक एनर्जी। सबका वैल्यू रखिए। ये जो वैल्यू है बी का वैल्यू है 2.6 इंटू 10⁻13 मीटर। ये अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इस न्यूमेरिकल में ये कहा गया है कि यूजिंग बोर्स फार्मूला फॉर एनर्जी क्वांटाइजेशन डिटरमाइन द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज मतलब कि फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन आएगा। लाइमन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम मतलब क्या रहा है कि बोर के ऊर्जा क्वांटीकरण के सूत्र का उपयोग करते हुए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में लाइमन श्रेणी के लिए सबसे बड़े तरंग दैर्घ्य का मान ज्ञात करें। तो अब इधर सुनिए बात को ध्यान से। तरंग है बोर के लिए सबसे बड़ा, तो आपको याद होगा हाइड्रोजन के लिए न्यू बार इक्वल टू आपने प्रूफ किया था R 1/n1² - 1/n2²।
आपने प्रूफ किया था। अब लाइमन के लिए आप तो जानते, तो लाइमन के लिए फॉर लाइमन आप जानते हैं कि n जो है n1 जो है वो पहले ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन है, लेकिन वो कैसे आए कि सबसे बड़ा वेवलेंथ मिले ये आपको पता करना है। मतलब n2 के बारे में सोचना होता है, n2 ही सोचना होता है इस फॉर्मूला में, और कुछ नहीं। तो अब तो क्या है, न्यू बार आपको निकालना क्या है, तो वेवलेंथ मतलब लेमडा। तो न्यू बार इज इक्वल टू आप 1 बाई लेमडा लिख सकते हैं, r 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर। निकालना आपको लेमडा है, तो लेमडा आप सोचिए थोड़ा ध्यान से, लेमडा आप निकालेंगे तो इसको यहाँ उसको वहां भेज दीजिए, ये वहां चल जाए और ये r वाला नीचे 1 के नीचे आ जाए। तो लेमडा का वैल्यू 1 बाई r इंटू 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर। अभी कह रहे हैं ये आपको सबसे बड़ा चाहिए, तो थोड़ा सा देखते हैं आप, ये बड़ा चाहिए, तो ये बड़ा चाहिए, तो ये छोटा होना चाहिए, ये वैल्यू छोटा होना चाहिए क्योंकि इनवर्सली है ये। इसको बड़ा लाने के लिए इसको छोटा होना पड़ेगा, पूरे को छोटा होना पड़ेगा, इसको छोटा होना पड़ेगा, जिसमें ये तो कुछ चेंज नहीं होगा, मतलब ये छोटा होना पड़ेगा, ये पूरा वैल्यू छोटा होगा। तो अब इसके बाद सोचिए थोड़ा ध्यान से कि इस n2 का वैल्यू हम क्या रखें कि सबसे बड़ा, फॉर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ माने सबसे बड़े तरंग दैर्घ्य के लिए पीडीएफ सबका भेजा गया है। तो हमने ये कहा सबसे बड़े तरंग दैर्घ्य के लिए ये n2 का वैल्यू हमको सोचना है, बस और कुछ नहीं। n1 मालूम है ही, ये निकालना है, आप जानते हैं 1.097 इंटू 10⁷। अच्छा n1 रख ही देंगे, अभी तो सोचिए आप ऐसा करते हैं, थोड़ा सा सोचिए आप ऐसा करते हैं कि हम n2 का सबसे छोटा वैल्यू लाइमन का सोचते हैं। अगर ये छोटा होगा तो 1 के नीचे है तो बड़ा आएगा, छोटा है तो इसका वैल्यू 1 में अगर छोटा से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू बड़ा होगा नीचे होने से। n2 अगर छोटा रखते हो तो n2 अगर छोटा रखते हो तो 1 बाई n2 बड़ा होगा, n2 छोटा तो 1 बाई n2 बड़ा। तो ये बड़ा, तो जब सोचिए बात को ध्यान से, ये बड़ा तो इसमें से घटेगा बड़ा, तो ये जो वैल्यू पूरा मिलेगा वो छोटा मिलेगा। एक बार फिर से सुनिएगा, अब इसका उल्टा एक बार सोच लीजिए, अगर हम ये बहुत बड़ा वैल्यू रख दें, n2 का वैल्यू अगर आप बड़ा रख दें, n2 का वैल्यू बड़ा रखते हैं तो 1 बाई n2 छोटा हो जाएगा। अब 1 बाई n2 जब छोटा हो जाएगा तो इस वैल्यू में से अगर छोटा घटेगा, इसमें से घटने वाला चीज कम होगा, तो घटेगा कम तो इसका वैल्यू बड़ा मिलेगा। इसमें से अगर कम घटाएंगे तो इसका मतलब है कि वैल्यू बड़ा मिलेगा। जब ये वैल्यू बड़ा मिलेगा तो लेमडा छोटा हो जाएगा। तो आपको लेमडा तो छोटा रखना नहीं है, लेमडा तो बड़ा रखना है। तो लेमडा जब बड़ा रखना है तो एक बार फिर से सोचेंगे, तो लेमडा जब बड़ा रखना है तो हम n2 के वैल्यू को सबसे छोटा रखेंगे। लाइमन के लिए सबसे छोटा n2 कौन है? 2। अब एक बार फिर से सोच लीजिए कि सबसे छोटा, जैसे 1 में आता है तो 1 में कहां से आएगा? 2 से आएगा, 3 से आएगा, 4 से आएगा, 5 से आएगा, 6 से आएगा। तो सबसे छोटा कहां से आया? तो 2 से आया, तो n2 2 है। तो अब 2 रखने से आप देखिए लॉन्गेस्ट है कि नहीं है, सबसे बड़ा तरंग है, वेवलेंथ है कि नहीं है। तो अगर आप यहाँ 2 रखते हैं, 2 रखे छोटा, तो जब ये छोटा रखे आप सबसे छोटा n2 रखे, तो सबसे छोटा लाइमन के लिए आपने n2 रखा, तो इसका मतलब है कि इस n2 आपने लाइमन का सबसे छोटा रखा, तो n2 छोटा है तो 1 बाई n2 बड़ा होगा। तो इसमें से अगर बड़ा वैल्यू घटेगा तो इसमें से बड़ा अगर घटाएंगे तो इसका सोल्यूशन जो होगा वो छोटा होगा, और जब ये पूरा छोटा हो गया तो इसका मतलब है कि ये लेमडा बड़ा हो जाएगा। तो अब आप देखिए ध्यान से, एक बार फिर से सुन लेंगे, ये छोटा रखे, 1 बाई n2 बड़ा हो गया, इसमें से इस वैल्यू में से जो भी डिफरेंट वैल्यू है उस वैल्यू में से अगर बड़ा वैल्यू घटाते हैं तो इसका रिजल्ट खुद छोटा होगा। बड़ा वैल्यू घटाएंगे तो छोटा होगा, तो ये पूरा का रिजल्ट आंसर घटाने पे छोटा आएगा, और जब ये छोटा होगा तो इसका रिजल्ट 1 के नीचे है तो बड़ा हो जाएगा, लेमडा बड़ा हो जाएगा। तो लेमडा इज इक्वल टू 1 बाई आर का वैल्यू रखो आप 1.097 इंटू 10⁷। 1 बाई n1 की जगह आप 1 स्क्वायर रखोगे, लाइमन है तो n2 पता चला कि इसमें 2 रखना पड़ेगा। लेमडा इक्वल टू 10 का पावर प्लस 7 ऊपर जाएगा तो -7 कर दीजिए इसको। 1.097
1 माइनस 1/4 हो गया, ये लेमडा बराबर 10 का पावर -7 हो गया, 1.097 इंटू इसको करेंगे तो 3/4 होगा, लेमडा बराबर 4 ऊपर चला गया, तो 4 गुना 10 का पावर -7, ये 4 ऊपर चला गया, इससे जब 3 में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमको लगता है 3.291 आएगा, और जब इससे आप इसको डिवाइड करेंगे तो हमको लगता है 1.215 इंटू 10⁻⁷ मीटर, ऐसा लगभग आंसर आएगा इसका। अब एक चीज थोड़ा सा बात को समझेंगे, ये सारी चीज, ये सब क्वेश्चन कभी कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हैं, कोई बोर्ड में चाहे कंपटीशन में ये सारे क्वेश्चन आए हैं इस तरह का। अभी एक टॉपिक बच रहा है, हम लोग डी ब्रोगली से सेकंड पोस्टुलेट बोल का एक्सप्लेन करने वाले हैं, और उसका एक्सप्लेनेशन अगले वीडियो में हम लोग करेंगे, और बहुत इंटरेस्टिंग है, उसमें क्वांटाइजेशन के बारे में बताएंगे। हाँ, एक चीज क्वांटाइजेशन किसको कहते हैं, चार्ज का क्वांटाइजेशन आपने पढ़ा था, उसका रिलेशन हम यहां से भी लेंगे, यहाँ क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है, और ये कोई ज्यादा टफ टॉपिक नहीं है। इसको ये हम लोग के पास ऐसे भी बच्चे आते हैं जो फर्स्ट ईयर में नहीं पढ़े हैं, उनको भी हम लोग के पास ये एबिलिटी है कि हम लोग, आप पढ़े फर्स्ट ईयर में चाहे नहीं पढ़े, उसको हम समझा लेंगे, ये ध्यान रखिएगा। इससे कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, डी ब्रोगली एक्सपेरिमेंट में भी जब आप कैलकुलेशन समझाएंगे आपको थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, बोर्ड के पैटर्न पे पढ़िए, एनसीईआरटी बुक का भी सॉल्यूशन हो सकता है तो हम होगा ही, करेंगे ही, और करेंगे वीडियो उसका भी, और ढंग से पढ़िए, बहुत अच्छा पढ़िए, है ना, और घर में रहिए, सारी चीजों को हम बताएंगे दोबारा। लॉकडाउन खत्म होने के बाद एक बैच क्रिएट करके लास्ट में भी इसको बताया जाएगा, और लेकिन थोड़ा सा जल्दी बताया जाएगा। सब लोग ध्यान से पढ़ें, इसका नोट्स अच्छी तरह से तैयार करें, पीडीएफ जो भेजा गया उससे नोट्स बनाएं, और बहुत अच्छी तरह से इसका न्यूमेरिकल भी हम लोग अगले वीडियो में डालेंगे, और डी ब्रोगली के बारे में भी एक्सप्लेन भी करेंगे, उसमें क्वांटाइजेशन का एक टॉपिक भी बताएंगे। थैंक यू, बहुत अच्छे से पढ़ें।